हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप तमाम लोगों का आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। मैं संतोष कुमार सांख्यान आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रिसर्च प्रोसेस। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रोसेस होता क्या है। अब तक हम पढ़ चुके हैं रिसर्च मेथडोलॉजी में व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी वेरियस डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हैं और इसके साथ हमने इसके टाइप्स कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च के वेरियस करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और मैंने आपको बताया था कि रिसर्च का मीनिंग डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है, टाइप से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। 99% श्योर हूँ मैं वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद करैक्टरिस्टिक से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिसर्च एक सिस्टेमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है, हमने डेफिनेशन में ही ये चीज़ डिस्कस की थी। तो वो सिस्टेमेटिक चीज़ क्या है उसको आज हम पढ़ेंगे ढंग से। रिसर्च प्रोसेस है कैसी, सिस्टेमेटिक, लेकिन कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे कैसे हम वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, किस तरह से हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, क्या हमारी फाइंडिंग्स रहेंगी, कैसे उन फाइंडिंग्स तक पहुंचेंगे, हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स कैसे मीट आउट होंगे, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रिसर्च प्रोसेस में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है द सांख्यान स्टडीज़, उसके अब तक 161 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको सारी जो नोटिफिकेशन है लेटेस्ट वीडियोस की वो मिलती रहे। और हमने आज अपना फेसबुक पेज भी बना दिया है सांख्यान स्टडीज़ के नाम से, उस पेज को आप लाइक कर लें और वहाँ पे लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होगी, हैपनिंग होगी, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे स्टडी से रिलेटेड मैं पोस्ट करता रहूँगा जी। तो प्लीज़ आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करें। जल्दी हम मिलेंगे इंस्टाग्राम पेज के साथ। तो आइए जी शुरू करते हैं रिसर्च प्रोसेस। Research process consists of a series of actions or steps necessary to effectively carry out research and the desired sequencing of these steps। क्या कहता है कि रिसर्च प्रोसेस है क्या। रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर्टेन एक्शंस हैं, सर्टेन स्टेप्स हैं, कुछ एक स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, कुछ एक एक्टिविटीज़ हम इसमें करते हैं। उन एक्टिविटीज़ को स्टेप बाय स्टेप जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करते हुए एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं जिसको हम एंड रिजल्ट्स कहते हैं या आउटकम ऑफ रिसर्च जिसको हम कहते हैं। उस आउटकम को अचीव करने के लिए, उन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए जो हमने सोचा था, जो क्वेश्चन से उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए जो एक पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। ये रिसर्च प्रोसेस नीचे सिंपल दिया गया है। आई हैव टेकन दिस पिक्चर फ्रॉम CR कोठारी बुक। इसमें सिंपल वे में बताया गया है कि डिफाइन रिसर्च सबसे पहला स्टेप आता है जी, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर दूसरा स्टेप आता है, उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होते हैं तीसरे स्टेप में, फिर चौथे स्टेप में रिसर्च की डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद डाटा कलेक्ट करता है जो इन्वेस्टिगेटर होता है, रिसर्चर होता है, उसके बाद डाटा को एनालाइज किया जाता है और लास्ट में इंटरप्रिटेशन किया जाता है और रिपोर्टिंग की जाती है फैक्ट्स की, फाइंडिंग्स की। ये सारे स्टेप जो हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 स्टेप डिस्कस करेंगे। हो सकता है डिपेंड्स ऑन द रिसर्च, आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेप जो है वो इसमें आएगा। अगर इस प्रोसेस को लंबा किया जाए तो और भी जो दूसरे बीच में स्टेप हैं उनको ब्रेकआउट किया जा सकता है या एक दो स्टेप्स को जोड़ लिया जा सकता है। जनरली रिसर्च प्रोसेस से क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम में। बड़ा क्वेश्चन जैसे मैं MBA की बात करूंगा, वहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, या व्हाट इज़ रिसर्च प्रोसेस, डिस्कस इन डिटेल। और कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन बनता है ये जो प्रोसेस है इसको 3 या 4 या 5 स्टेप्स में बनाया जाएगा और उन स्टेप्स को आगे पीछे लिखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च प्रोसेस कौन सी है। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से समझ लें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, हर एक स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्टेप है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि हमने किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, वो टॉपिक क्या है, वो एरिया क्या है जिस पे हम रिसर्च करने जाएंगे।
जब हम एरिया सेलेक्ट करते हैं कि किस में हम रिसर्च करेंगे, उसके लिए सबसे पहले देखा जाता है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है या मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन है, मैं क्या करना चाहता हूँ। आपकी जो रिसर्च है वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ रोल प्ले करे, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, जिसका नेशन वाइड, इंटरनेशनल, ग्लोबल वाइड, या आपके एरिया पे या आपकी स्टेट पे या आपके किसी फील्ड में जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये हम मान के चलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एरिया डिफाइन किया जाता है कि किस एरिया में आप जो है रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपका एक ब्रॉडर एरिया है टूरिज्म, मैंने मान लो टूरिज्म एरिया सेलेक्ट किया कि मैं टूरिज्म पे काम करूँगा। तो टूरिज्म पे क्या काम करूँगा, कैसे काम करूँगा, कितना काम करूँगा, किस फील्ड पे काम करूँगा, किस एस्पेक्ट पे काम करूँगा, कौन सी डायमेंशन देखूँगा, किस हिस्से में काम करूँगा, वो उसके बाद जो आता है वो आता है डिवाइड ब्रॉड एरिया इनटू सब एरियाज। जैसे टूरिज्म के बहुत सारे और अलग पार्ट है, हेल्थ टूरिज्म है, फिटनेस टूरिज्म है, स्पोर्ट्स टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, अल्टरनेट टूरिज्म है, कल्चर टूरिज्म है, और भी बहुत सारे वाइल्ड टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, वाटर टूरिज्म है, बीच टूरिज्म है। ये बहुत सारे सब एरियाज़ हैं। इनमें से मैं अपने इंटरेस्ट का एक एरिया सेलेक्ट कर लूँगा जी, और फिर जो है आई विल फोकस एंड सिलेक्ट ऑन द एरिया इन विच आई एम इंटरेस्टेड। मैं उस एरिया को जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो छोटा हिस्सा उस पूरे ब्रॉडर एरिया में से सिलेक्ट करूँगा और उस पर फोकस करूँगा, और उससे रिलेटेड जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेम आउट करने की कोशिश करूँगा, जो हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। अब मेजर जो कंसिडरेशन है रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले, जो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं वो क्या क्या है कि सबसे पहले एक तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। वो अगर आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी आउटकम नहीं आ पाएगी या उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाएगी। हो सकता है आप रिसर्च कर लें, पीएचडी कर लें, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लें, लेकिन हो सकता है उतने अच्छे से आप उस चीज़ को ना कर पाएँ, वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी हो। अगर इंटरेस्ट होगा तो आपकी क्यूरियोसिटी होगी उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें जानने के लिए, तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो उसकी टॉपिक की कोई ना कोई रेलिवेंस होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपकी फील्ड में, आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में, आपकी स्टेट में, नेशन वाइड, ग्लोबल वाइड या एग्जिस्टिंग सेट ऑफ नॉलेज में कुछ ना कुछ एडिशन और कंट्रीब्यूशन करे। इसके बाद बात आती है जी अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, कि जो भी हम टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं, रिसर्च के लिए टॉपिक ले रहे हैं, उसके लिए डाटा हमें क्या क्या चाहिए होगा, कौन से सोर्स से मिलेगा, क्या डाटा अवेलेबल होगा कि नहीं। डाटा से यहाँ मतलब है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। कि सेकेंडरी डाटा जो हम वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन सोर्सेज होंगे आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वो क्या डाटा अवेलेबल है। और स्टफ़ ऑफ डाटा है कि काफ़ी जो जितना रिक्वायर्ड है उतना है हमारे पास अवेलेबल, या सोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। अगर वो चीज़ है अवेलेबल, थोड़ा सा लिटरेचर हो जिस पे हम काम कर सकें, तो जी बात बनती है। उसके बाद आता है स्टेप लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, जिस पे आप काम कर रहे हैं, उस टॉपिक पे, उस एरिया पे आपकी पकड़ कितनी है। मतलब कि कुल मिला के बात करें, आपका जो गाइड है, आपका जो सुपरवाइज़र है, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ कितना है, और उसके साथ में आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उस पर कितना है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, दोनों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच होता है, तो आप एक बहुत अच्छी रिसर्च उसमें कर पाएंगे। इसके बाद बात आती है टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट, कि आपके पास कितना टाइम है जो आप अपनी रिसर्च के लिए डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत सारे उस एरियाज़ को कवर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। अगर टाइम कम है तो हो सकता है आप एक दो या कुछ एक एस्पेक्ट्स को ही, कुछ एक एरियाज़ को ही उसमें कवर कर पाएँ। कॉस्ट मतलब उस प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और आप कितना बजट आपके पास है, आप कितना पैसा उस पर एम्प्लॉय कर सकते हैं, इस पर भी आपके प्रोजेक्ट की, आपके रिसर्च टॉपिक की सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करती है। इसके बाद एफर्ट्स, कितना उसमें एफर्ट लगेगा डाटा कलेक्शन में, इंटरप्रिटेशन में, एनालिसिस में, फील्ड वर्क कितना होगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, डाटा कलेक्शन के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपके पास एफर्ट में आती हैं। तो आप कितना एफर्ट अपनी रिसर्च के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है एथिकल इशू। जो आपका रिसर्च का काम हो वो आपका खुद का अपना काम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कॉपी पेस्ट किया हो कहीं से और आप कहीं से डाटा उठा लें और उसको पेस्ट कर दें और बोले जी कि ये काम मैंने किया है। तो इन चीज़ों से बचना है, ये चीज़ कभी 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 भी नहीं करनी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही गलत है और रिसर्च में एथिकल इशू बनता है। तो इसलिए कोशिश करें, और अगर आप किसी का काम यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च की हेल्प के लिए, जस्ट कुछ एक पार्ट जो है यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर साइटेशन दें, क्रेडिबिलिटी रखें। जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, क्रेडिबिलिटी, सोर्स आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो है जिस स्टेप इसमें, वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का। ये मतलब यूँ कहें कि ये फाउंडेशन है आपके पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट की। ये ना होगा तो हो सकता है आपकी जो बिल्डिंग बनेगी वो उतनी अच्छी ना बन पाए और वो कभी भी डगमगा सकती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का यहाँ मतलब है कि जो एरिया आपने चूज़ किया, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, जो एरिया आपने रिसर्च के लिए सोचा कि मैं इस पर काम करूँगा, उससे रिलेटेड एग्जिस्टिंग ट्रेजर ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टिंग सेट ऑफ नॉलेज आपके पास कितना है, आप पहले वो खोजेंगे, खंगालेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट सब टॉपिक्स को किस ऑथर ने, किस रिसर्चर ने, किस थिंकर ने, कब, किस फिलोसफर ने कवर कर रखा है, क्या उस पर काम हुआ है, वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा करेंगे। यही हमने पीछे बात की थी कि डाटा अवेलेबल है कि नहीं है। तो उन सारी वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? आपको रिसर्च आर्टिकल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको रिसर्च पेपर्स देखने पड़ेंगे, आपको थीसिस देखना पड़ेंगी, आपको वेरियस न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स उससे रिलेटेड कंसल्ट करना पड़ेंगी। और वो सारी चीज़ें जब आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ इसमें हो चुकी है, इसके अलावा जो बचता है वो मैं करूँगा। और वो क्या है, वो कैसे ढूंढेंगे? जब आप उन डिफरेंट पेपर, जर्नल्स, आर्टिकल्स और थीसिस और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पढ़ते वक्त कि इन्होंने ये चीज़ कर ली है, इसके अलावा ये लोग ये भी कर सकते थे। होता क्या है, कई बार या बहुत सारे रिसर्चर क्या करते हैं कि अपनी थीसिस के एंड में या एक पोर्शन आता है स्कोप फॉर फ्यूचर रिसर्च, उसमें लिखते हैं कि हमने ये कवर अप करने से रह गया ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो फ्यूचर का जो भी रिसर्चर होगा वो इस चीज़ के ऊपर काम कर सकता है। तो आप वो चीज़ भी पिक आउट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज द रिसर्च गैप। तो आपको एक गैप आइडेंटिफाई करना है और उस गैप को जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो गैप अपने आप आपको पता लगेगा कि कहाँ पे कमी रह गई है, यहाँ पे काम होना चाहिए था। और आपके माइंड में कुछ एक क्वेश्चन जो हैं वो रेज होंगे, वो रेज क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चंस को आप कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स में कि ये क्वेश्चन है मेरा, तो इस पे मैं काम कर सकता हूँ, और वो आपके लिए एक आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ओवरव्यू सा आप एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव बना लें, उस ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव को आगे असेस किया जाएगा। ठीक है, असेसिंग एंड रिव्यू द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव। जब आपके पास 10-15 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, कम से कम 100, 200, 150 थीसिस और जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स सबको पढ़ने के बाद आपके पास जब 15, 20, 25 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे तो उनको आप थोड़ा सा ड्रेसिंग करेंगे, उनको आप थोड़ा सा कांट छांट करेंगे और अच्छा सा उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्रेम कर लेंगे। इसके लिए जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप जो है जी इसका वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। कोई रिसर्च, कुछ एक रिसर्च में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते भी हैं, कुछ में नहीं करते हैं। सिंपल काम होता है तो जनरली नहीं होता है कि हाइपोथेसिस उसमें एस्टेब्लिश किया जाए, फॉर्मुलेट किया जाए। लेकिन कुछ एक जहाँ पे टेक्निक्स यूज होती हैं, अच्छे वाली स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स या उस तरह का कोई काम होता है, वहाँ पे जो है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है। तो हाइपोथेसिस होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव प्रोपोजिशन फॉर विच द वैलिडिटी इज अननोन। यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने पहले बोल दिया है कि हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव प्रोपोजिशन है, ये एक गेस है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो। लेकिन बोला साथ में कि फॉर विच द वैलिडिटी इज अननोन, लेकिन उस हाइपोथेसिस के लिए जो वैलिडिटी होगी, वो उसकी जो वैलिडिटी होगी हाइपोथेसिस की, वो अननोन है। इट डिपेंड्स। फ्यूचर में जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाएंगे उस पर डाटा कलेक्शन के बेसिस पे, तो हम पाएंगे कि हो सकता है वो हाइपोथेसिस सही हो या गलत हो। इसलिए इसने कहा कि वो उसकी वैलिडिटी अननोन है। इट मे बी वैलिड और इट मे नॉट बी वैलिड इन द फ्यूचर। डिपेंड्स हमारी कैलकुलेशन, हमारे रिजल्ट्स के ऊपर कि वो एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है। तो
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि जब भी हम रिसर्च के हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं तो उस टाइम हमें क्या होता है, जो रिसर्च के वेरिएबल्स हमने ले रखे हैं, वेरिएबल्स होता है एक सेट ऑफ थिंग जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो चीज़ हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस चीज़ का हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं या रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम वेरिएबल बोलेंगे। और जब हम 2, 3, 4, 5 या ज़्यादा वेरिएबल स्टडी करेंगे, उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हाइपोथेसिस का काम होता है। तो नीचे एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं इस एग्जाम्पल में और किस तरह से एस्टेब्लिश होता है रिलेशनशिप। हाइपोथेसिस जनरली तीन चार तरह के होते हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, दूसरा रिलेशनल हाइपोथेसिस, तीसरा नल हाइपोथेसिस और चौथा है जी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कैसे एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि द प्रेजेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, द प्रेजेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया इज हायर, यहाँ पे ये होना था, इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया इज हायर। यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है एक करेक्टरिस्टिक्स को कि इंडिया में जो एट प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है और कहाँ पे अर्बन एरियाज में वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इसने क्या किया, इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर उसके करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया कि वो हाई है। क्या है हाई? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। अब बात करते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस की। रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जब दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट वेरिएबल है और दूसरा अर्बन एरिया जो है वो वेरिएबल है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है वो हो रहा है प्रेजेंट रेट का, और वो कितनी है? हायर रेट। किसकी रेट? अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो हायर है। तो यहाँ रिलेशन बन रहा है हाई और लो का, यहाँ बात हो रही है हाई और लो की। तो ये रिलेशनल हाइपोथेसिस हुआ। नल हाइपोथेसिस की बात करें तो नल हाइपोथेसिस एक नेगेटिव स्टेटमेंट हम मान के चलते हैं कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बात कर रखी है कि द प्रेजेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in urban areas of India is not higher. The present rate of unemployment in urban area is not higher in India. क्या कह रहा है कि इंडिया में एट प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है अर्बन एरियाज में स्पेशली वो हाई नहीं है। जहाँ भी वर्ड नॉट आता है वो एक नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बात आती है नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप की बात जब आती है, आपको मिलेंगे वर्ड्स, तो वो भी नल हाइपोथेसिस हुआ। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके उल्टा होता है, जैसे इसके जस्ट ऊपर हमने बात की है, वो भी एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस का एग्जांपल। द प्रेजेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया इज हायर। ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस या तो नल होगा या अल्टरनेट होगा। और एक यहाँ से जनरली क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट किसने प्रोपाउंड किया? तो इसका राइट आंसर है जी R.A. फिशर ने, प्रोफेसर R.A. फिशर ने। लिख लें इसको। अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट जो था वो प्रोपाउंड किया था। नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ, नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे H0 से और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 से रिप्रेजेंट करेंगे जी। ठीक है जी। H0 ध्यान रखें नल हाइपोथेसिस और H1 जो है वो है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट जो स्टेप है जी रिसर्च डिज़ाइनिंग का। रिसर्च डिज़ाइनिंग के स्टेप में हम क्या करेंगे? रिसर्च डिज़ाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, हाइपोथेसिस डिसाइड कर लिया, गैप फाइंड आउट कर लिया, तो बात आती है रिसर्च डिज़ाइनिंग की। रिसर्च डिज़ाइनिंग है क्या? रिसर्च डिज़ाइनिंग एक रोड मैप है
फ्यूचर रिसर्च के लिए कि जो भी अब हम आगे काम करना जा रहे हैं उसको किस तरह से करेंगे, वो एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप का काम हमारे लिए करता है। इसमें हर एक एक्टिविटी डिफाइन की जाएगी कि कौन सा काम हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा टूल लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा। ये सारी टाइम बेस्ड प्लानिंग जो होती है वो रिसर्च डिजाइनिंग कहलाती है जी। रिसर्च डिज़ाइन हमेशा ही गाइड को जो है रिसर्चर को जो है वो गाइड करता रहता है टाइम टू टाइम। अच्छा, रिसर्च डिज़ाइन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, ये भी बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च जो है सबसे पहले आता है कि ये ऑब्जेक्टिव है, इनको अचीव करना है, उससे बाहर नहीं जाना है। दूसरी बात, मेथड ऑफ डाटा, आप सोर्सेज ऑफ डाटा और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कि कौन कौन से सोर्सेज से आपको डाटा लाना होगा या चाहिए होगा या मिलेगा। दूसरा, डाटा लाएंगे तो किस मेथड से लाएंगे। जैसे प्राइमरी डाटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले स्टेप में। तो वो कौन सा मेथड लगेगा, सुइटेबल मेथड्स कौन सा है, डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, किसके पास जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें आती हैं सोर्सेज एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में। ये भी पहले से हम डिफाइन करके रखेंगे। इसके बाद बात आती है सैम्पल साइज़ और सैम्पलिंग मेथड की। सैम्पल साइज़ का मतलब है वो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो उस पूरे यूनिवर्स को, पूरे उस तरह के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास इतना ना तो टाइम है, ना एफर्ट है, ना कॉस्ट है, ना बजट है कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को से 10,000 लोगों को या 50,000 लोगों को जो है वो स्टडी करें, उनसे रिस्पॉन्सेज लें। तो हम क्या करते हैं, उनकी सैम्पलिंग करते हैं, वेरियस टेक्निक्स लगाते हैं। आगे एक बहुत अच्छी वीडियो डालूंगा मैं इसके ऊपर, सैम्पलिंग मेथड और टेक्निक्स के ऊपर। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग या 2000 लोग हम लेते हैं और वो उनके बेसिस पे हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं या कंक्लूजन इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं उस तरह की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये भी हम पहले ही डिफाइन करेंगे कि कितना सैंपल साइज होगा, कितने रिस्पोंडेंट से हमने क्वेश्चनेयर फिल करवाने हैं और कौन सी टेक्निक से हम जो है वो सैंपल डिसाइड करेंगे। फिर बात आती है जी डाटा एनालिसिस के मेथड की। डाटा एनालिसिस का मतलब है कि वो सारी टेक्निक्स जो हम यूज करेंगे अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, अपने मतलब जो मैथमेटिकल एबिलिटी है हमारी रिसर्च की उसको ड्रॉ करने के लिए, नेसेसरी कैलकुलेशंस करने के लिए, ये भी पहले से ही डिफाइन होगा कौन सी टेस्टिंग टेक्निक लगेगी, किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है जी डाटा कलेक्शन। जैसा मैंने पहले बोला कि डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। डाटा कलेक्शन किस लिए ज़रूरी है, जो हमने रिस्पोंडेंट्स पूछने हैं, जिन लोगों के ऊपर हम काम कर रहे हैं या जिस भी चीज़ से रिलेटेड हमको डाटा चाहिए, या फॉर एग्जांपल हम पर्सन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके परसेप्शन ढूंढ रहे हैं, उनके प्रेफरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके किसी और वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो डाटा कलेक्शन के दो सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज, एक सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा वो हैं जब हम फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हैं एंड विच इज़ रिलेटेड टू आर स्टडी। जो भी हमारी स्टडी से रिलेटेड पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट हैं उनके पास खुद जाकर के जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब है कि किसी और आदमी ने या किसी और ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन ने पहले से अपने पर्पज के लिए डाटा कलेक्ट करके रखा था और वो डाटा कहीं ना कहीं हो सकता है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में भी हेल्प करे। तो आपने क्या किया, उनसे डाटा उधार लिया, मांगा, उनसे रिक्वेस्ट किया और वो डाटा आपको आपके प्रोजेक्ट में भी, आपकी रिसर्च में भी असिस्ट करेगा। वो हुआ जी सेकेंडरी डाटा। मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा सोर्सेज क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकते हैं, डिटेल में आगे वीडियो आएगी तो अभी सिर्फ नाम डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड हो सकता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज हो सकते हैं, शेड्यूल हो सकते हैं, क्वेश्चनायर हो सकता है। ये सारे जो हैं वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड हैं। और सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा और मेथड्स क्या हैं, या तो आर्टिकल्स आप गो थ्रू करेंगे या जर्नल्स, रिपोर्ट्स, गैजेट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, ये सारे जो हैं वो आपके सेकेंडरी डाटा के सोर्स हैं। आगे बात करते हैं जी एनालिसिस ऑफ डाटा। जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं 2 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 2 साल लगा करके, या डिपेंड करता है कितना टाइम आपकी स्टडी को लगेगा,
तो उस डाटा को जब आप लेके आएंगे, क्वेश्चनर फिल करवा के लाएंगे या शेड्यूल भरवा के लाएंगे या इंटरव्यू लेंगे या ऑब्जर्वेशंस लेंगे, उस डाटा को आपने एनालाइज कैसे करना है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए आप वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। वो ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, या तो मैनुअल आप परफॉर्म करेंगे या विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आप वेरियस ऑपरेशंस डाटा एनालिसिस के लिए परफॉर्म करेंगे। जब आप मैनुअल करें या स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की हेल्प लें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे SPSS है, R स्टूडियो है, ये 2-3 के नाम मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपको एक तो डाटा की कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन कौन सा मेथड लगेगा, से परसेंटेज मेथड लगेगा, एवरेज लगेगा, मीन लगेगा, मीडियन लगेगा, मोड लगेगा, कोई टेस्टिंग टेक्निक लगेगी, ठीक है, आपका ये क्या कहते हैं T टेस्ट लगेगा, Z टेस्ट लगेगा, F टेस्ट लगेगा, काई स्क्वायर लगेगा। ये सारा पहले ही रिसर्च डिज़ाइन में हमने डिफ़ाइन किया होगा जी, ठीक है। उस टेक्निक का हम यूज़ करेंगे, फिर डाटा के हम रिजल्ट्स निकालेंगे और जो है उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ्स का यूज़ करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे और हम हल्का हल्का उनका एनालिसिस करेंगे। इसके बाद स्टेप आता है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग का। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास आया कि 90% ऑफ मेल पॉपुलेशन ने कहा कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उस चीज़ को हमने 90% तो लिख दिया, लेकिन उसका इन्फ्रेंसेस क्या हुआ कि क्या उसके कारण हैं, क्यों है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रेट, क्या वहाँ अनपढ़ लोग हैं, क्या वहाँ काम नहीं मिलता है, या वहाँ इंटीरियर लोकेशन है, वो सारे रिजल्ट्स हम लिखेंगे। उस चीज़ को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम उनको नंबर्स में लिखेंगे कि इतने ये हमारी इंटरप्रिटेशन आई, ये फाइंडिंग्स आई रिसर्च की। उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रिकमेंडेशंस देंगे अपनी, कि हम ये सुजेशंस देते हैं आपको, इस प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वही है कि प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है, सोसाइटी में कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। इस तरह से वो रेलिवेंट हुई आपकी रिसर्च और आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो आप इंटरप्रेट करेंगे अपने रिजल्ट्स को, उसके बाद कंक्लूजन एक ड्रॉ करेंगे हल्का सा और उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में लिख देंगे। रिपोर्ट जनरल हम टर्म यूज़ करते हैं। PhD में जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं रिसर्च की, उसको हम थीसिस बोलते हैं, और MPhil में जब हम लिखते हैं उसको हम डिसर्टेशन बोलते हैं। जबकि अपोजिट है USA में जब PhD की रिपोर्ट लिखी जाती है उसको डिसर्टेशन कहते हैं, और MPhil में जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसको थीसिस कहते हैं जी। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन पूछा जा सकता है नो डाउट नेट के एग्ज़ाम में। तो एक सिंपल जो फॉर्मेट है रिपोर्ट का वो क्या है, सबसे पहले रिपोर्ट का टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शंस होती हैं, जो भी आप एरिया फील्ड ले रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी इंट्रोडक्शन होती है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है कि आपने इसके पीछे कौन कौन सी रिसर्च चीज़, कितना डाटा जो है समझा, पढ़ा, क्या क्या जाना, डिफरेंट एंगल, डायमेंशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बला बला बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद जो है रिसर्च की डिज़ाइनिंग लिखी जाती है, ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे, डाटा कलेक्शन मेथड लिखेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल कौन सा लगाएंगे, डाटा एनालिसिस मेथड, डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा के सोर्सेज जो हैं वो सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद डाटा को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और उसको लिखेंगे। उसके बाद समरी और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कुछ पेजेस उसके लिखेंगे। उसके बाद फर्दर अपनी सजेशंस देंगे और लास्ट में जाकर के कहाँ कहाँ से आपने किन किन लोगों से, किन किन बुक्स से, किन किन जर्नल से, किन किन ऑथर्स से, किन किन रिसर्चर से हेल्प ली, उन सब का आप एक रेफरेंस देंगे जिसको हम क्रेडिबिलिटी कहते हैं। और बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, बिब्लियोग्राफी बुक्स के लिए यूज़ की जाती है। और लास्ट में अगर आपने क्वेश्चनर, फॉर्मेट्स, शेड्यूल लगाया है उसका, या कोई टेबल लगाया है, कोई कंटेंट, कोई कहीं से डाटा उठाया है एज इट इज़, उसका अपेंडिक्स आप लगाएंगे कि ये टेबल है जी, ये शेड्यूल है या ये क्वेश्चनर है। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक वो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द सांख्यान स्टडीज़ एंड द सांख्यान स्टूडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे मेल करें sksankhan666@gmail.com पे। काम हमारा कितना बेहतर हो रहा है इसके लिए कमेंट करें वीडियो के लास्ट में। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, यू कैन कॉल, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 7627096162। हार्ड कॉपी नोट्स की अवेलेबल है जी, आप कभी भी मंगवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो प्रेजेंटेशन है इसका एक गूगल ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक भी हैं, तो आप उस लिंक का यूज़ करके इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, रिवीजन में आपके काम आएगी। थैंक्स टू ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।